Assalamu alaikum. This is Rabia Mujib with Women of Kashmir. Thank you so much, Voice of Kashmir, for giving me that opportunity to be a voice for Kashmiri woman. I hope आप सब लोग खैरियत से होंगे। कश्मीर, जिसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, वहाँ के लोग खुसूसन ख़वातीन दुनिया की खूबसूरत तरीन लोगों में शुमार की जाती हैं। जहाँ उनकी खूबसूरती कमाल है, वहाँ उनका हौसला, उनका टैलेंट काबिल तारीफ़ है। कश्मीरी ख़वातीन आपको दुनिया के हर शोबों में मर्दों के शाना बशाना दिखाई देंगी। माँ हो, बहन हो, बेटी हो या बीवी, हर रोल आपको अहसन तरीके से अदा करते दिखाई देगी। अपने दुखों को छुपाए, चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरे, हालात का मुकाबला करती दिखाई देंगी। तालीम का मैदान हो या फिर आर्ट का, डॉक्टर हो या इंजीनियर, पायलट हो या ड्राइवर, या फिर एक आम सी दिखने वाली घरदार औरत जो अपने बच्चों को पाल रही होती है, आपको हर हाल में फुल ऑफ टैलेंट दिखाई देगी और बाकिरदार। ऐसी है मेरी कश्मीर की औरत। कश्मीर की तहरीक आज़ादी में जितना सफ़र कश्मीरी औरत हुई है, शायद ही दुनिया की तारीख में उसकी कोई मिसाल मिले। और जितना अहम रोल वहाँ की औरत ने तहरीक आज़ादी में अदा किया है, शायद ही किसी कौम की औरत ने अदा किया हो। और बात कुर्बानी की, तो किसी भी कौम की औरत ने अपनी अस्मतें लुटा के नारा आज़ादी ना लगाया होगा। अपनी इज्जत और हुर्मत की हिफाजत और बच्चों की जुदाई, शौहर की भी जुदाई देखने को मिली। घर की कफालत उनके सर पे पड़ी, तो वो ज़िम्मेदारी भी बड़ी अहसन तरीके से अदा की। कश्मीर की औरत को जब हक बात कहने की हुई, तो उन्होंने बड़े नडराना तरीके से उस बात को कहा। इन हालात में जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो, आपको कश्मीर की बेटी किसी न किसी बड़े अहदे पे मिलेगी, आला तालीम याफ्ता मिलेगी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो या फिर कोई खेल का मैदान हो, हर शोबे में आपको दिखाई देगी। इस प्रोग्राम के ज़रिए वक्तन आपकी मुलाकात जन्नत अर्ज़ी कश्मीर की बेटी, चाहे वो कहीं भी हो, कि एक नए रूप, नए रोल और नए टैलेंट से करवाऊँगी। आज की मेरी मेहमान बड़ी बाहिम्मत खातून हैं और बड़ी खूबसूरत दिल की मालिक हैं। उनका नाम प्रोफ़ेसर हमीदा बानो जी है। She is a senior professor, writer, translator of poem of Kashmiri to English, and also she is a social worker, woman right activist, and she attended so many international conferences. Even she arranged it too. She's outspoken. If I start talking about her success, her work, her achievement, I need more than 2 shows to cover it. मैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनना चाहूँगी। बिफोर आई वेलकम हर इनटू द शो, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। वो कश्मीर की वो एक ऐसी दलित बेटी है और बीवी है और माँ है। पिछले 4 सालों से उनके शौहर आज़ादी की बात करने की पादाश में तहाड़ जेल में हैं और उन्होंने बहुत मुसीबतों से और बड़ी बाहिम्मती से उसका मुकाबला किया। उनकी कहानी आपको हर घर की कहानी दिखाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये नहीं बोल रही, वो कश्मीर की हर औरत बोल रही है। Now I want to welcome Hamida Banuji. Thank you so much. It's an honor to be here. Thank you very much, Rabia. Thank you. It is because of your love I appeared in this show. Otherwise, I have stopped. Because I am so much disturbed inside that I don't now go into any show, into any program. But because of your love, because of your affinity with you, I could not refuse to come into this show. Thank you so much. Thank you so much. मैं आपसे पूछना चाहूंगी आप ही की ज़बानी कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, आप कहाँ से हैं, आपने तालीम कैसे अदा की और किन मुश्किलात का मुज़ाहरा किया, मैं आपसे शुरू से सुनना चाहूंगी। दरअसल मेरा जन्म हुआ है उसका तहसील त्राल, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का एक तहसील है, और वहीं मेरी इब्तिदाई तालीम हुई। पहले हाई स्कूल गर्ल्स में मैट्रिक किया, उसके बाद कोएड स्कूल था वहाँ हायर सेकेंडरी, जिसमें मैंने 10+2 कंप्लीट किया। उसके बाद मैं शिफ्ट हुई श्रीनगर का जो सबसे मशहूर और सबसे पुराना कॉलेज है, जिसको हम MA रोड, मौलाना आजाद रोड कॉलेज कहते हैं, तो उसी में मैंने ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी गई, जहां से मैंने अंग्रेजी अदब में दाखला लिया और वहां मैंने मतलब ग्रेजुएशन में भी टॉप किया, तो वहां भी मैंने फिर टॉप किया अपने बैच में। उसके बाद मैं सीधे
यूनिवर्सिटी में आई मतलब पढ़ाने के लिए। अभी तो मैंने पीएचडी नहीं की थी, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में अपेयर हुई तो आई वाज सिलेक्टेड। तो फिर दौरान इस सर्विस के दौरान ही फिर मैंने अर्ली 90s में अपना पीएचडी मुकम्मल किया, और वो है एक ब्रिटिश खातून नॉवलिस्ट मार्गरेट ड्रैबल। तो उस पर मैंने अपनी थीसिस लिखी। तो उसके बाद अभी हमने क्या मैं कहूंगी, अभी फारिग नहीं हुए थे तालीम से कि यहाँ शोरिश पैदा हुई, यहाँ वो रिबेलियन पैदा हुआ अगेंस्ट इंडियन रूल, वो रेजिस्टेंस मूवमेंट उस जिसने आर्म्ड शेप ले ली उस वक्त। तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि जो हमने सोचा था, कुछ ख्वाब देखे थे जिंदगी के, लेकिन वो दरे के दरे रह गए, क्योंकि मैं होली एंड सोली इन्वॉल्व हो गई ह्यूमन राइट्स, क्या कहते हैं इसको, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में। क्योंकि यहाँ पर मुसीबतों के पहाड़ पड़े, यहाँ तो कत्लेआम हुआ, यहाँ तो जेनोसाइड स्टार्ट हुआ 90 से। तो तब से मैं ज्यादातर मेरा टाइम फिर इसी ह्यूमन राइट्स मूवमेंट में गुजरा। जी, तो तालीम और फिर तदरीस, और फिर आपने बताया कि इतनी मुश्किलों का आपने सामना किया वहाँ कश्मीर में, और एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, आज़ादी की मूवमेंट स्टार्ट हुई, और आपने उसमें हिस्सा भी लिया। तो आप थोड़ा सा हमें बताना चाहेंगी कि एक औरत होने के नाते किन मुश्किलात से आप गुजरी हैं, आपने क्या फेस किया, और कश्मीर की औरतों ने इस तहरीक के दौरान किन मुश्किलात से गुजरी हैं? पहले तो आप ये बताइए, अगर मैं अर्ली 90s की बात करूं तो यहाँ साल हर साल तक कर्फ्यू रहा। उस कर्फ्यू के दौरान जो आज दुनिया ने थोड़ा सा मजा चखा उस लॉकडाउन का, हम उसी कंप्लीट लॉकडाउन में रहे कम से कम 4 साल तक, 90, 91, 92, 93। उन सालों में हम बिल्कुल कर्फ्यू में रहे। तो उस दौरान ऐसा हुआ, मुझे याद है कि जो वीड्स होते हैं ना, लोग वीड्स खाने पर मजबूर है, कुछ मिलता नहीं था। ये उसी दौरान फिर गली कोचों में जो अंदर होते हैं छोटे छोटे दुकानें नमूदार हो गई। तो उसी से लोग अपना गुजारा, औरतों पर सबसे मुसीबत के पहाड़ टूटे, क्योंकि जब ये क्रैकडाउन करते थे, क्रैकडाउन इसलिए नहीं कि वहां उनको किसी घर में मिलिटेंट था, लेकिन इस बहाने से वो डिस्ट्रॉय ऑपरेशन करते थे हर घर में। तो उसमें मर्दों को अलग लेते थे, किसी फील्ड में जमा करते थे, और जो औरतें हैं वो घर में होते थे। तो जब वो घरों में होती थी तो आप इमेजिन कीजिए, जब ये फोर्सेस वहां आते थे तो ये औरतें सिर्फ उनके रहमो करम पर होती थी। इसी दौरान बहुत सारी औरतों ने सुसाइड कमिट किया, क्योंकि उन्होंने कहा इनका हाथ लगने से पहले बेहतर है अपने आप को मारना। ये इन्हीं क्रैकडाउन के दौरान बहुत सारी रेप्स एंड मॉलेस्टेशन केसेस हुई। न सिर्फ ये कि कश्मीरियों की आदत है वो स्टोर करके रखते थे ईटेबल्स, क्योंकि यहाँ का जो विंटर होता है बड़ा कड़ा होता है, बड़ा खतरनाक होता है। तो इसलिए 6 महीने के साल भर के लिए लगभग लोग यहाँ स्टोर करके रखते हैं ईटेबल्स, जिसमें चावल होता है, जिसमें ये नहीं चीनी नमक, ये सब बड़ी बड़ी चीजें होती है। तो ये जो आते थे तो औरतों ने जो मेहनत से सब कुछ रखा होता था अपनी स्टोर्स में, ये आते थे सबको मिला के खा कर देते थे। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी होती उसमें टीवी फ्रिज ये भी तोड़ के जाते थे हर घर में। मैं कहता हूँ कि औरतों पर पहले कौन सी मुसीबत आई, एक तो उन पर जिस्मानी असॉल्ट होता था, उनको पोल्यूट किया जाता, दूसरी तरफ से उसके उनके घर में जो भी होता था उसको तहस नहस बर्बाद करके निकलते थे। बड़ी गमनाक दास्तान है। और उसके साथ फिर उनके बच्चों को लेते थे तो उनको इंटरोगेशन सेंटर लेते थे। इंटरोगेशन सेंटर की यहाँ इतनी होलनाक और दर्द भरी कहानियां हैं कि इंसान उनको बयान नहीं कर सकता है कि इंटरोगेशन सेंटर्स में लाखों लोगों को इन्होंने बर्बाद करके नाकारा करके रखा।
बहुत कुर्बानी है वहाँ की औरत की, इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग मेरे तो अब जिस तरह बात कर रही हैं तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं, और मुझे यूँ लग रहा है जैसे मैं उस जगह पे खड़ी हूँ और उस सिचुएशन पे हूँ कि स्पीचलेस हो गई हूँ कि आप ये समझ लीजिए, जब वो घरों में जाते थे, मतलब जो बेडरूम्स होते थे, औरत के वार्डरोब में जाते थे, वहां से जो उसके मोस्ट प्राइवेट वो क्लोथ्स होते थे, वो उनको लाते थे, बाहर डिस्प्ले करते थे। और अवाइल में ऐसा हुआ कि बाप को बेटी, बाई को बहन के साथ वो उनको कहते थे कि सेक्सुअल ताल्लुक कायम कीजिए हमारे सामने। मतलब वो बयान से बाहर है क्या क्या हुआ। बहुत सब्र है कश्मीर की औरत में, इसमें कोई शक नहीं। बहुत कुर्बानी है, जैसे मैंने पहले कहा कि इज्जतों की, असमतों की कुर्बानी देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बावजूद आजादी का नारा लगाना उन्होंने नहीं छोड़ा। साथ खड़ी रही हैं, सबके साथ खड़ी रही हैं। क्योंकि जिंदा रहने का, बाइज्जत और बाहिम्मत जिंदा रहने का सिर्फ यह है कि अपने दिल दिमाग को जिंदा रखना। इंसान तब जिंदा है जब वो गलत के खिलाफ डट कर रहे, मुकाबला करे और खड़ा रहे, रेजिस्टेंस में जिंदगी है। कश्मीरियों ने यह समझ लिया है कि अगर हम सबमिट करेंगे तो हमारी मौत, अगर हम डट के मतलब रेजिस्ट करेंगे तो उसी में हमारी लाइफ है। लाइफ का नाम ही है रेजिस्टेंस अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट फॉल्सहुड, रेजिस्टेंस अगेंस्ट टिरनी, रेजिस्टेंस अगेंस्ट करप्शन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट ऑक्यूपेशन, रेजिस्टेंस अगेंस्ट डेस्पोटिज्म। ये रेजिस्टेंस है, कश्मीरियों का नाम ही है रेजिस्टेंस। ये पहले भी तारीख में ऐसा हुआ है, यहाँ बहुत सारे अदवार ऐसे हुए हैं कि यहाँ कश्मीरियों को गुलाम बनाया गया, लेकिन हमको जो हमने दास्तानें सुनी थी उस जमाने की मजालिम के, लेकिन जो हिंदुस्तान ने मजालिम यहाँ ढाए तो वो बिल्कुल छोटे लग रहे हैं जो मजालिम हुए पुराने जमाने में। जब भी मुगलों का रोल था या सिखों का या डोगरों का, मतलब ये तारीख रिपीट करे, लेकिन रिपीट किया तो इंटेंसिफाई हुए वो सारी टिरनीज और वो सारी अजियतें और वो सारे कर्ब जो हम पर ढाए गए, वो उसमें मतलब वो अब कम दिखाई दे रही है इसके मुकाबले में। जी, आपकी मैंने कई दफा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने जुल्म और सितम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया में शायद ही इस किस्म के जुल्म और सितम कहीं पाए गए हों। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, मैं अक्सर आपको देखा, आप भारतीय मीडिया पे भी गई, वहां आपने बात की और मैंने आपको देखा बड़े नडर होके आपने बात की, हक की बात की। तो कभी मैं सोचती थी कि किसी के घर में जाके उसको आईना दिखाना कोई छोटी बात नहीं है। आपको कभी डर नहीं लगा? जी, दरअसल जब मैं कॉन्शियसली कहीं जाती थी, मतलब सपोजिंग कभी यूनिवर्सिटीज में गई जहां मैंने मतलब प्रेजेंटेशंस की, जहां मैंने बात की, तो पहले इंसान को लगता था कि ये माहौल ऐसा है तो ये मुझे मार भी डाल सकते हैं। लेकिन खुदा का ऐसा करना है, जब मैं बोलने लगती हूँ कोई और ही ताकत होती है जो मेरे थ्रू बोलती है, मुझे फिर याद ही नहीं रहता है कि मुझे डरना है या कुछ है। ये खुदा की ताकत है जो पीछे से आती है, जो मुझसे कहलवाती है सच सच। इसलिए मुझे उस वक्त वो याद नहीं रहता है कि मुझे इनके ये, तो मुझे हालांकि बहुत सारे अताब इन्होंने किए। आज तक मेरा पासपोर्ट पिछले 16 साल से बंद है, मुझे कहीं जाने नहीं दिया। आपसे मुलाकात हुई है 2007 में, उसके बाद मैं कभी अमेरिका भी नहीं आ पाई जी। तो कहीं नहीं जा पाई। हालांकि डजन्स ऑफ इनविटेशंस मुझे आई थी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज से, लेकिन मेरा एकेडमिक करियर भी इन्होंने स्कटल किया, उसको भी डिस्ट्रॉय किया। तो लेकिन उस सब से भी, उसके बावजूद मैं पीछे नहीं रही सच बात बोलने के लिए, क्योंकि जो सच नहीं बोलेगा, जो हिम्मत नहीं रखता है सच बोलने की, वो फिर जिंदा नहीं है, वो तो मुर्दा है। बड़ी बाहिम्मत हैं आप, जैसे मैंने आप कहा कि आप बहुत बाहिम्मत हैं। क्योंकि मैं जब बात करने लगी थी तो मैंने ये सोचा था कि क्योंकि आप जिस जगह पे रहती हैं हर वक्त एक खौफ का साया होता है,
तो मैं जब बात करूँगी तो थोड़ा-सा ऐसे करूँगी ताकि आपको मुश्किल ना पड़े। लेकिन जैसे आपने बोलना शुरू किया निडर तरीके से, बिला खौफ के, तो इसने तो मुझे भी हिम्मत दी। जी जी आपसे मैं ये पूछूँगी कि आपने बहुत से, जैसे अब 90s के बाद आपने कहा बहुत से अदवार एक तरह के देखे कि तहरीक स्टार्ट हुई, लोग बाहर निकले, सफरिंग हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद फिर अभी लास्ट ईयर इंडिया ने जो किया, एक लॉकडाउन की सिचुएशन होगी, सब फिर दोबारा अंदर बंद हो गए। ये सफरिंग तो काफ़ी अरसे से चल रही है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा सख्तियाँ हो गई। तो आप क्या सोचती हैं एज़ अ कश्मीरी वुमन, व्हाट डू यू थिंक वेयर यू आर स्टैंडिंग राइट नाउ? देखिए, जब 90s में इन्होंने हम पर मतलब इनडिस्क्राइबेबल मसाइब डाले, मुसीबतें डाली, सफरिंग्स डाली, लेकिन हमको एक होप थी तब कि ये सब होने के बावजूद हमको आजादी मिलेगी, क्योंकि एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो इन स्पाइट ऑफ ऑल जो उन्होंने किया था, वो बज़ाहिर तौर वो हिंदू शोविनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फाशिस्ट नहीं थी, इन स्पाइट ऑफ दैट व्हाट दे डिड। लेकिन जब से ये आज की जो रिजीम है, जो ये आई है, ये ओपनली एंटी मुस्लिम है, इनका एजेंडा ही है। ये ओपनली हिटलरियन पॉलिसीज चला रहे हैं और हिटलर को अपना गुरु मानते हैं। तो इसीलिए जब ये आए तो तब से हम पर मायूसी सी छा गई। हालांकि खुदा की रहमत से हम मायूस नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं, वाकयात ऐसे हैं, उनके एजेंडे इस तरह इन्होंने उन पर काम करना शुरू किया, उससे हम ज्यादा खौफजदा हुए। तो वो कल्मिनेशन पॉइंट उसका आया 5 अगस्त 2019 में, जब उन्होंने पहले ही 1-2 साल से वो तैयारियां कर रहे थे। मतलब पहले सारे हुर्रियत लीडर्स को बंद रखा बगैर किसी चार्जशीट के, बगैर किसी ट्रायल के। मतलब उसमें मेरा हस्बैंड भी शामिल है। आज तक उनको कोई ट्रायल नहीं हुआ, बंद रखा है ऐसे। ये इसलिए रखा कि अगर उनको बाहर रखते तो यहाँ मोबिलाइजेशन होते। जो भी मोबिलाइजर्स थे सोसाइटी में, चाहे वो हुर्रियत के साथ ताल्लुक रखते थे, या कम्युनिटी लीडर्स थे, या एक्टिविस्ट्स थे, या ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन सब को पहले बंद रखा। मैंने कहा तैयारियां हो रही थी पहले ही, लेकिन उस रात, उससे पहले ही यहाँ हजारों और लोगों को, जो इनके कोलैबोरेटर्स भी रहे थे, जैसे एनसी वाले, नेशनल कॉन्फ्रेंस, या वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, या कुछ भी, उन सब को भी बंद रखा। इस वजह से कि यहाँ कोई, क्योंकि वो भी इसके मतलब ये नहीं बर्दाश्त, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कोलैबोरेशन करते थे दिल्ली के साथ, लेकिन 370 को हटाने के हक में वो कभी भी नहीं थे। तो इसलिए उनको लगता था वो सॉवरेन स्टेटस हमारा है, तो उसका वो दिफा करते थे। इसलिए उनको भी हमारे ही एक पेज पर सारे कश्मीरियों को लाया और ऐसा लॉकडाउन किया जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। वो तो हमने देखा। ऐसा था जैसा कि उन्होंने हमको नूह की वो कश्ती में बंद करके रखा और बाहर से सारा कुछ चेंज किया। आप ऐसे समझ लीजिए कि हमको इस तरह बंद रखा नूह की कश्ती में, और हमको नहीं मालूम हम कहाँ हैं। बाहर की पूरी दुनिया से हमारे ताल्लुक, हमारे कम्युनिकेशन लिंक्स हर लेवल पे बिल्कुल स्नैप के, खत्म के, काट दिए, और ये महीनों तक चलता रहा। उसके बाद इंटरनेशनल इंटरवेंशन से उन्होंने थोड़ा थोड़ा ये फोन लाइन, पहले लैंडलाइन ये बहाल की। वो तो हम तब से हमारी हालत ये है कि हम इतने सहमे हुए हैं, हम इतने मैं क्या बताऊंगी कि मुझे लगता है कि हम मर रहे हैं। कश्मीरी कौम इन द प्रोसेस ऑफ डाइंग है इस वक्त, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इतने लॉज लाए कि हमको बिल्कुल डिसएम्पावर किया। दे हैव मेड अस इनटू स्लेव्स। ये सूरत हाल है आज। उन्होंने सारे वो लॉज लाए और डेमोग्राफी चेंज करने के लिए डोमिसाइल लॉ लाया, जिसमें हर एक के लिए शहरियत खोल दी गई। वो हम लोग उस चीज से आगाह हैं कि जिस तरह का हो रहा है। तो मैं आपसे ये भी, क्योंकि टाइम हमारा बहुत कम रह गया है, बहुत सी बातें हैं, छोटे से एक टाइम में कवर करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी रही हैं, वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी रही हैं, जिस दौरान आपने काम किया एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, किस किस्म की मुश्किलात आप पहले जिक्र कर चुकी हैं कि मुश्किलात का, तो आप कैसे काम करती थी इन हालात में?
कश्मीर के अंदर? देखिए, पहले तो जब बाहर जाने की बात होती थी, रिप्रेजेंट करना था कश्मीर को, तो मुझे पहले एयरपोर्ट पर स्टॉप करते थे, घंटों भर इतनी अजियत से गुजरना होता था। उसके बाद उन्होंने मेरा लिस्ट बनाया, तो फिर मुझे जाने नहीं देते थे कहीं। आती थी तो उसके बाद भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, और यहाँ से उन्होंने मुझे नौकरी से निकालने की फाइल भी तैयार की थी कि आई वॉज अबाउट टू बी डिसमिस फ्रॉम द सर्विस। जब यहाँ 96 97 में 98 में फिर यहाँ वो लोकल गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने सोचा अगर हम ये करेंगे तो एक और इंटरनेशनल मसला बन जाएगा, तो उन्होंने उस फाइल को दबाया, जो होम मिनिस्ट्री से आई थी उसको नौकरी से हटा दो। उसके बाद मेरा पासपोर्ट बंद रखा, तो आज तक मुझे नहीं दिया। इसके बावजूद कि मैंने कोर्ट में भी गई, कोर्ट ने मतलब इनको ऑर्डर दिया कि उसको पासपोर्ट दो, उसके बावजूद उसका कोई ऑनर नहीं किया, वो नहीं दिया। उसके साथ साथ मेरे बच्चे को भी मतलब उसको बाहर जाना था पढ़ने के लिए, उसको भी पासपोर्ट नहीं दे रहे हैं अभी तक। जैसे आपने दूसरी बात यह है कि जो मैं यूनिवर्सिटी में थी, वहां इम्प्लिसिट टैसिट ये अंडरस्टैंडिंग थी, उसको किसी ओहदे पर, एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदे पर नहीं रखना है, ये खतरा है। इसको आगे बढ़ने के एक सारे दरवाजे बंद करने हैं। जो भी हक की बात करेगा उसके लिए पाबंदियां वो तो करेंगे। जी, तो सारी पाबंदियां, यानी कोई प्रमोशन, प्रोफेसर इंसान तो मैं बनी, वो तो एक इनवर्ड प्रोसेस होता है, इंटरनल प्रोसेस होता है कि अगर आपने कुछ आपके एपीआई जो बराबर होता है तो उसमें वो रोक नहीं सकते। लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होता है, वाइस चांसलर का पोस्ट होता है, मतलब डीन का पोस्ट होता है, क्या इसका वो सोच भी नहीं सकता। इतना डर था कि इसको अगर देंगे तो हमारी नौकरी भी जाएगी। मैं समझ गई। जैसे आपने जिक्र किया कि आपका पासपोर्ट ले लिया गया, तो आपका लास्ट विजिट कहाँ का था और क्यों उन्होंने आपका पासपोर्ट लिया? उन्होंने क्या चीज? इसीलिए अगर बाहर जाएगी, कश्मीर की आवाज जोरदार आवाज है, ये पहुंचेगी हर जगह, तो उससे, क्योंकि यहाँ अमेरिका में एक लॉबी थी इनकी, खासकर वो लोकल हिंदूज जो थे, उन्होंने इनको गवर्नमेंट को लिखा था इसको यहाँ कभी आने नहीं देना, बिकॉज शी मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन पीपल, शी कन्वर्ट्स देम टू हर पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए इसको कभी जब बाहर जाने नहीं दिया जाए। तो इसलिए जब मैं गई पासपोर्ट ऑफिस के पास, वो कोर्ट का ऑर्डर लेके भी, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने कहा अगर ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कोई वायलेंस नहीं की, इसलिए यू कैन नॉट स्टॉप हर फ्रॉम गोइंग आउट, फ्रॉम यू कैन नॉट डिनाई हर ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। तो उसके बावजूद वहां मुझे ये जो पासपोर्ट ऑफिसर था उसने कहा, वो कुछ शरीफ बंदा ही था, उसने कहा अगर मैं आपको पासपोर्ट दूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी, मुझे इतनी एजेंसी से आया है कि इसको पासपोर्ट नहीं देना है। जी, जैसे मैंने, आप इमेजिन कीजिए अगर आप पर ये कदगन लगाए जाए, दुनिया के दरवाजे आप पर, हालांकि कश्मीर पहले ही एक एक्सटेंडेड प्रिजन है जिसमें हम सारे इम्प्रिजन हो चुके हैं, हम जेल में ही, कैद खाने में, लेकिन उसके फिर कश्मीरी कुछ निकलते हैं बाहर तो जाते हैं इधर उधर, कम से कम उनका जो दम यहाँ घुटता है तो उसमें थोड़ी फरागत होती है। जब मैं खुद जाती बाहर तो थोड़ी सी रिलीफ मिलती है। जी, तो तमाम दुनिया के दरवाजे मुझ पर बंद किए गए। कभी कभी इतना मैं तड़पती हूँ, मैं कपड़े फाड़ना चाहती हूँ, इतना मुझे कभी कभी होता है तकलीफ इससे कि मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ। और मेरा जो एकेडमिक करियर है वो खराब हुआ, क्योंकि आप दुनिया में घूमने से, दूसरी यूनिवर्सिटी में जाने से, इंटरैक्ट करने से, इंटरैक्ट बाकियों से करने से बहुत सीखते हैं, तो इससे आपका एकेडमिक करियर भी खराब हुआ। जी जी। और जैसे मैंने कहा था कि आपकी कहानी कश्मीर के हर घर की कहानी दिखेगी, इसी तरह कितनी और ख्वातीन हैं और लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन उनको रोक दिया जाता है। आपकी कहानी सबने सुनी और इसमें एक दर्द था, एक ऐसा दर्द था कि हर कोई फील कर सकता है। मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगी, क्योंकि टाइम, जैसे मैंने कहा था, हम लोगों के पास इतना ही है कि आप इतना आपने सीखा, अपनी जिंदगी से सीखा, तालीम तो अपनी जगह, आपने अपने तजर्बों से सीखा, बहुत चीजें सीखी। आज की औरत के लिए, कश्मीर की औरत के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या नसीहत उनको करना चाहेंगी?
देखिए, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि किसी को नसीहत करूं। मैं खुद इस दलदल में फंसी हूं कि जहां से जब तक खुदा कोई रास्ता नहीं दिखा, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। जब तक दुनिया का ज़मीर बेदार नहीं होगा कश्मीरियों की हालत जार की तरफ, फलस्तीन की हालत जार की तरफ, और एक डिसाइसिव फैसला लें, तब तक तो हम इसी मुसीबत में है। तो लेकिन मैं ये कह सकती हूं कि हमारी जिंदगी रेजिस्टेंस में है। हमारी जिंदगी, हमको कोशिश करनी है, खुदा की से नाउम्मीद नहीं होना है, और अपने बच्चों को सही तालीम तरबियत देनी है, और इसके साथ साथ खुदा से मांगना है। और मैं ये कहती हूँ कि दुनिया को अब बेदार होना है टू हेल्प अस। दुनिया को, अभी आपने देखा फलस्तीन में क्या हुआ, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, लेकिन थोड़ी सी मतलब वो थॉइंग हुई है दुनिया में। वो जो फ्रोजन हार्ट्स थे वो पिघलने शुरू हुए हैं। जी तो बिल्कुल। मैं चाहती हूँ जो फ्रोजन हार्ट्स है वो हमारी तरफ भी पिघल जाएं, बिल्कुल आपने सही क्योंकि कहा। आज पहली बार फलस्तीन के लिए लोगों के दिल धड़के यूरोप में, अमेरिका में। जी तो जी उनको, क्योंकि इस लॉकडाउन से लोगों को शायद थोड़ी सी चेंज उनके एटीट्यूड्स में आई है कि जी बिल्कुल आई है। आखिरकार आप खुदा बिल्कुल का सही। कहर से हम बच नहीं सकते अल्टीमेटली। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद बहुत से लोगों में चेंज आई है और फ़लस्तीन के लिए सभी खड़े होते हैं, पूरी इस्लामी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में। और हमें मेरा ख़्याल है कि हम लोगों को अभी और काम करना है। हम लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना है, जिस तरह फ़लस्तीन के लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करके निकलते हैं। हम कश्मीरियों को भी इकट्ठे होना है, ऑर्गेनाइज़ करना है। आपसे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय शो। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा और टाइम का पता ही नहीं चला, एकदम गुजर गया। और फिर मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगी। और मुझे आपसे बात करके जहाँ खुशी हुई, वहाँ एक तकलीफ़ का एहसास भी हुआ कि कितनी मुश्किल से गुज़र रही है कश्मीर की औरत इस वक़्त। एंड एवरी वीक मैं इंशाल्लाह आपको किसी न किसी कश्मीर की बेटी, कश्मीर के टैलेंट से आपसे मुलाकात करवाऊँगी। अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। खुदा हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए दुआ, हमको दुआओं में याद रखिएगा और अपना रोल वहां अदा करते रहिएगा, क्योंकि हम तो जहन्नम में हैं, हम तो एक जेल में है, और जहां हमको चीखने की भी इजाजत नहीं है। बिल्कुल इसलिए सही। जो कश्मीरी बाहर हैं डायस्पोरा में, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है इसमें, लोगों को उजागर करने में, दुनिया के जी, ज़मीर को यही झंझोड़ने यही में, वजह है। ताकि वो हमारी मदद के लिए आए। जी, जी, बहुत यही बहुत वजह है कि शुक्रिया। मैं यहाँ हूँ और अब कश्मीर की वुमन की वॉइस बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी आवाज़, कश्मीर की आवाज़ बाहर की दुनिया तक ला सकूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत बहुत मेरे शो में शुक्रिया। आने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह थैंक यू आपको वेरी मच। थैंक यू रखे। वेरी मच।